नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलरनटॉप.com की खास पेशकश रखवाले रखवाले की। इस एपिसोड में हमारे दोनों साथी बहुत दिनों बाद साथ में हैं। रक्षा विशेषज्ञ संदीप पुनिथन और शिवरूप, दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप दोनों? एकदम फिट निखिल, थैंक यू। थैंक यू निखिल, गुड टू सी यू। हमें भी बड़ी खुशी है शिव कि हमारा बहुत दिन बाद कोरम पूरा हुआ है। वरना ऐसा होता है कि हमको एक पहिए के साथ ही गाड़ी चलानी पड़ती है। चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एनीवेज, आज रखवाले की लीड स्टोरी विक्रांत के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती थी। तो IAC-1 इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा जो बन गया है, सी ट्रायल्स उसके शुरू हो गए हैं। सब लोग बहुत सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन हम इन तस्वीरों से आगे बढ़ के इस खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे और साथ में जो और टीचिंग इश्यूज हैं उन पे भी बात करेंगे। पहली प्रतिक्रिया मैं संदीप आपकी चाहता हूँ। फाइनली सी ट्रायल शुरू हो गए, हमने बिना टक्स के विक्रांत को चलते हुए देखा है, बड़ा अच्छा लगा। आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निखिल, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे इंडिजिनस शिप बिल्डिंग में। और जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पास ऐसे दो ही और माइलस्टोन्स थे इससे पहले। सबसे पहले जो अर्ली 1970s में INS नीलगिरी, जो सबसे पहले वॉरशिप हमने इंडिया में बनाई, उसकी सी ट्रायल्स और कमीशनिंग। दूसरा जो माइलस्टोन था वो कुछ साल पहले 2014 में जब पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सी ट्रायल्स पे निकली, वो INS अरिहंत, जो कि बाद में कमीशन हो गई। और ये तीसरा जो है एक ऐतिहासिक कदम है हमारे इंडिजिनस आत्मनिर्भर शिप बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि ये इतनी साइज इसकी इतनी है कि 40,000 से भी ज्यादा। और इसके कंपैरिजन अगर तुलना की जाए पहले वाले विक्रांत से, ये पुराने विक्रांत जो कि 1961 से लेके 1997 तक सर्विस में रहा, उस पुराने विक्रांत के 3 गुना बड़ा ये शिप है, 3 गुना बड़ी शिप है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स है इस एक कैरियर को बनाना इस साइज की। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम मानता हूँ मैं। शेव? बिल्कुल, मैं संदीप और मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत सालों से नजदीकी अंदाज से देख रहे हैं निखिल। और एक तरफ से एक बिलीफ नहीं हो रहा है कि हमने ये तस्वीरें देखे हैं कि ये टग के बिना ये एक्चुअली चल पड़ी है, ये जहाज सी ट्रायल्स पे निकली है। क्योंकि इतने सालों से स्पेशली संदीप, बट मैं भी इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट कर चुके हैं कि कब आएगा, कितना डिले होगा, कितना खर्चा पड़ेगा, क्या ये एक्चुअली कमीशन होगा इस शेप में। तो जब इंडियन नेवी ने अनाउंस किया था कि विक्रांत सी ट्रायल्स के लिए निकल गई है कोची से, तो अंदर से एक इट वाज अ बिग सरप्राइज, इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज। वो एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ था। लेकिन जैसे संदीप ने बताया कि एक बहुत हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा कर रहे थे कि विक्रांत के अंदर जो सिस्टम्स हैं, काफी सिस्टम्स फॉरेन है, तो आप आत्मनिर्भर क्यों बोल रहे हो। लेकिन मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि देखो, ये जहाज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जहां भी जहाज बनते हैं वो सिस्टम्स काफी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी से, डिफरेंट कंपनीज से आते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे कुछ सिस्टम्स बाहर से आए हैं, जैसे कि इंजन्स, कॉम्बैट सिस्टम, बहुत कुछ बाहर से आया है। लेकिन जो डिजाइन है, जो नो हाउ है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये आप समझ सकते हैं निखिल कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड वॉरशिप है, कितना बड़ा है compared to previous warships that we have made, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 1500 लोग इस पे ऑपरेट डिप्लॉय होते हैं, 1500 सेलर्स और ऑफिसर्स। तो एक फ्लोटिंग एयरफील्ड, एक फ्लोटिंग टाउन की तरफ है ये वॉरशिप। तो इसलिए मेरा रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बहुत बड़ा कदम है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन कैपेबिलिटीज, इंडियन टेक्नोलॉजी के लिए। संदीप, सी ट्रायल्स में हम मतलब एक बेसिक उसको सुनकर तो समझ में आता ही है कि क्या होता होगा, और हम ये भी समझते हैं कि मेजर 2 कैटेगरीज होंगी। एक CSL के ट्रायल्स हैं जो वो चाहते हैं, उन सिस्टम्स को कंफर्म करना चाहते हैं, उनका परफॉर्मेंस, और कुछ ट्रायल्स में इंडियन नेवी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए इसको समझा के, तोड़ के बताएंगे कि ट्रायल्स में क्या क्या चीजें
क्या किन किन चीजों का परीक्षण होगा और उनमें से मेजर कौन से कंपोनेंट्स होंगे ट्रायल्स? निखिल, सी ट्रायल जो है बहुत ही क्रिटिकल फेज है और ये इसेंशली फेज 2 है ट्रायल्स के। पहले शुरुआत में हार्बर ट्रायल्स करते हैं आप, बेसिन ट्रायल्स से शुरुआत करते हैं, जिसमें आप शिप की पूरी प्रोपल्शन मशीनरी वगैरह सब टेस्ट करते हैं, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम सब पूरी इसको टेस्ट करके जब आप पूरी तरह आप संतुष्ट हैं कि इट इज फुली द प्रोपल्शन सिस्टम्स आर इन प्लेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इन प्लेस, तब आप अगले कदम पे मूव करते हो। या जो आपने देखा है रिसेंटली जो सी ट्रायल्स शुरू हुआ, अब सी ट्रायल्स में है इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ थिंग। हर उस डिपार्टमेंट का जो शिप का है, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो या रेडार्स हो, प्रोपल्शन हो, सारे ये डिपार्टमेंट्स को टेस्ट करते हैं, सारे कैपेबिलिटीज को फुल टेस्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट किया जाएगा इसमें वो है शिप की जो प्रोपल्शन सिस्टम है। जैसे आप जानते हैं विक्रांत की जो प्रोपल्शन है GLM 2500 गैस टर्बाइन है, 4 हैं, और जिससे वो 30 नॉट्स की स्पीड पे, टॉप स्पीड पे चलती है। और इंडियन नेवी ने आज तक इस साइज की गैस टर्बाइन शिप कभी नहीं ऑपरेट की है, क्योंकि हमारे पुराने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाहे वो पुरानी विक्रांत हो या विराट हो या फिर जो अभी इन सर्विस विक्रमादित्य है, वो सारे जो है स्टीम शिप्स हैं, स्टीम पे चलते थे। और स्टीम और गैस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उसके बहुत पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, ज्यादातर पॉजिटिव्स ही हैं, इसीलिए वो इस रूट पे गए हैं। तो वो पूरी प्रोपल्शन सिस्टम चेक करेंगे, हर अलग अलग स्पीड पे कैसे वो मशीनरी परफॉर्म करेगी, उनकी जो गियर बॉक्सेस हैं या रिडक्शन सिस्टम है, वेरिएबल पिच प्रोपेलर, सारी जो प्रोपल्शन वो टेस्ट करेंगे। फिर शिप की जो प्रोपल्शन मैनेजमेंट, मशीनरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको टेस्ट करेंगे। फिर दूसरी जो है वो रेडार्स, सरफेस सर्च रेडार्स, कम्युनिकेशंस, वो पैकेज को वो टेस्ट करना चाहेंगे। और फिर वो शिप की स्टेबिलिटी जांचेंगे, जैसे वो जायरो स्टेबिलिटी, हर स्पीड पे अलग वो कैसे बिहेव करेंगे। तो एक बिल्कुल एक उसको शेक डाउन कहा जाता है। तो शेक डाउन में आप हर किस्म के आप ये टेस्ट करोगे, आप उसके रडर कैसे बिहेव करती है। बिल्कुल एक नए मोटर कार को आप जैसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले चलते हैं, उसी तरह इस शिप को आप ले जा रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आकार जो है इसका 40,000 टन से ज्यादा है। तो वो एक बहुत ही एक अहम टेस्टिंग फेज हो गया। उसके बाद चल के आपको फाइनल फेज पे आप आते हैं, जो है वो एविएशन कॉम्प्लेक्स को की जो ट्रायल्स कर रहे हैं। वो हमें बताया जा रहा है ये इसमें काफी अब समय लगेगा, क्योंकि इसकी जो एविएशन कॉम्प्लेक्स इस पे आनी है वो रशियन है, वो अभी तक आई नहीं है, वो फिट नहीं किया है। और इसे संभव ये है कि शिप बिना एविएशन कॉम्प्लेक्स के भी कमीशन हो सकता है, ये भी एक बात चल रही है, क्योंकि उसमें कुछ डिलेज हैं। और वो फाइनल प्रूफ ऑफ द पुडिंग जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्या वो एयरक्राफ्ट लॉन्च और रिकवर कर सकती है, वो एविएशन कॉम्प्लेक्स फिट होने के बाद ही पता चल जाएगा हमें। जो एविएशन कॉम्प्लेक्स की जो मैं जल्दी से आपको बता सकता हूँ, वो लॉन्च और रिकवरी जो एक मैकेनिज्म है, इसमें बिल्कुल विक्रमादित्य की तरह एयरक्राफ्ट को शॉर्ट टेक ऑफ किया जाता है, उसको पकड़ के रखते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। और उसकी जो रिकवरी है अरेस्टर वायर के द्वारा होती है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स, और फिर वो जो लाइट्स है, जो लूना लैंडिंग गियर है उसको कहा जाता है, वो भी फिट होने। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लेयर ऐड करती है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो उसे भी अब कुछ समय लगेगा आने में, और उम्मीद है अगले साल तक ये आ जाएगा और फिर एविएशन ट्रायल्स, फाइटर जेट ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब शिव, जैसे एक तुलना तो संदीप ने की ही कि ये मोर और लेस हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे हम विक्रमादित्य से बहुत आगे या पीछे कहीं जा नहीं रहे, उसी ट्यून में हम मतलब हमने इसको भी बनाया है, डिजाइन बेसिक उसी तरह का है। लेकिन फिर भी दोनों सिस्टम्स की तुलना हो सकती है क्या? क्योंकि एक पुराना आपने एक वॉरशिप लिया था, उसको आपने कन्वर्ट करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, और ये आपने फ्रॉम स्क्रैच आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही बनाना चाहते थे। तो ये दो शिप्स कैसे कंपेयर करते हैं? क्या उस बारे में कोई जानकारी? ये एक बहुत अच्छा और अहम सवाल है निखिल, क्योंकि
जैसे आपको पता है और जैसे हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि एडमिरल गोर्शकॉफ जो पुराना रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो पूरा रिफर्बिश और पूरा साफ करके, रिपेयर करके, थोड़ा सा अपग्रेड करके वो एक विक्रमादित्य बन गया था 2013 में। जब वो कमीशन हुआ था, आई वाज लकी इनफ, मैं रशिया गया था उस कमीशनिंग के लिए स्वेरोडविंस्क में सर्दी में। लेकिन वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो काफी इंडियन नेवी के सुपरविजन से काफी मॉडर्नाइज हो गया था वो जहाज। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे IAC-1 विक्रांत से, तो विक्रांत का जो 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 डिले हुआ है, काफी सालों का डिले हुआ है, एक तरफ से एक एडवांटेज भी बन गया था कि हमारे पास एक कुछ ऑप्शंस है कुछ मॉडर्न सिस्टम्स लगाने में, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, कुछ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, संदीप कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और कुछ सेंसर सिस्टम्स भी हैं जो काफी इम्प्रूव्ड वर्जन्स हैं जो विक्रमादित्य में नहीं है। ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य में मॉडर्न और आधुनिक सेंसर्स या सिस्टम्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये एक उसमें काफी ऑप्शंस नहीं थे कुछ नए सिस्टम्स लगाने के लिए, क्योंकि एक काफी पुराना प्लेटफॉर्म था, टाइम भी काफी कम था उस अपग्रेड के लिए, वो बाहर कर रहे थे हमको, तो एक कॉस्ट था उसका। लेकिन ये बिल्कुल इंडियन जहाज है, इंडियन प्रोजेक्ट था, जो लोग उस पे काम कर रहे थे वो सारे इंडियन सिटीजन ही थे, तो एक थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी था। ये बिल्कुल सही है कि काफी डिले हुआ है, लेकिन जो आप एक कीमत नहीं लगा सकते हो कि ये दिस इज यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन द फैक्ट कि ये एक इंडियन शिप है। तो पुटिंग असाइड द अदर वैल्यूज ऑफ हैविंग एन इंडियन शिप, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं। दिस इज जैसे आपने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में, साइज में, एविएशन कॉम्प्लेक्स में ये काफी सिमिलर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं निखिल, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन जो अगर आप जब आप अंदर जाओगे, वेदर इट इज प्रोपल्शन सिस्टम्स, radar sensors, the aviation handling systems जो हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो होंगे, जो वेपन्स का फिट जो होगा इस जहाज पर, अगर वो सारे आप एक तरफ से देखोगे, then this will be a much more advanced vessel. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज आई वांट रिपीट निखिल, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, आप पैसे देके आप ले सकते हो, लेकिन जो जहाज खुद घर में बनाया है आपने, केरला में बना है ये, और इंडिया, इट हैज इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंजीनियर्स हु हैव वर्कड ऑन इट, इसका मतलब है कि अगर कुछ खराब हो जाता है इसमें, हम बाहर नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे फिक्स होगा, यहीं पे रीफिट होगा, यहीं पे अपग्रेड होगा, ये सब हमारे कंट्रोल में है, और वो एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है फ्रॉम द अर्लियर शिप। ठीक बात है। संदीप, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे विक्रमादित्य और विक्रांत के कॉन्फ़िगरेशन में, जिस तरह की सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज हैं उसमें? नहीं निखिल, ज्यादातर जो काफी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि ये जो दो कैरियर्स हैं, ये इनको साथ में ही ऑपरेट करना है, सेम एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे और ऑपरेट करेंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ, जब वो ऑपरेट करते हैं साथ में, एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ फ्रॉम वन कैरियर एंड लैंड ऑन अनदर कैरियर। तो उस तरह की कंपैटिबिलिटी है दोनों कैरियर्स में। और जैसे शिव कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सेंसर्स आए हैं जो पहले वाले कैरियर में नहीं थे, आए थे विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य काफी साल से बन रही है, 2003-4 से। तो 5 इयर्स की जो डिले हुई है इस प्रोजेक्ट को आने में, तो काफी सारे जो लेसन्स हैं, सीख है विक्रमादित्य के ऑपरेशन से, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 साल हो गए अब विक्रमादित्य को ऑपरेट करते, वो काफी सारे लेसन्स उन्होंने विक्रांत में भी डिप्लॉय किए, और इसीलिए कुछ लास्ट मिनट तक वो काफी सारे डिजाइन चेंजेस भी हुए हैं, हमें बताया जा रहा है। और एविएशन कॉम्प्लेक्स के मामले में भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे
ये भी हमें बताया जा रहा है। हम ऑलमोस्ट 1 डेकेड लेटर ये आ रहे हैं ये जहाज। करेक्ट। हम एविएशन कॉम्प्लेक्स और जो उसका एयर आर्म होने वाला है शिप के ऊपर, उसी से रिलेटेड अब हमारा बचा हुआ शो इसी पे है। सारे क्वेश्चंस हमने उसी के लिए रखे हुए हैं। संदीप, ये हम जानते हैं कि इसको 29 केज ही ऑपरेट करने हैं विक्रांत को, और ये बिल्कुल आप डिजाइन फेज में ही डिसाइड करते हैं कि आप कौन से जेट को यूज करना चाहते हो। उस हिसाब से आप अपना पूरा पूरा शिप आप उस तरह से बनाते हो, उसी तरह से आप लिफ्ट लगाते हो, उसी तरह से आप हैंगर्स लगाते हो, वगैरह वगैरह। हम इस चीज में दिलचस्पी लेना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 29 केस एक 80s विंटेज एयरक्राफ्ट है, और आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आया है 2021 में, वो पूरी तरह कमीशन होगा शायद 23-24 में अपनी पूरी कैपेबिलिटी में। तो हो सकता है आपको किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए जाना पड़े। तो विक्रांत कितना तैयार होगा इन फ्यूचर अगर हम किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए जाते हैं तो? निखिल, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसके जो 2 हिस्से हैं, एक जो है कि जब हमने ये डिसाइड किया था कि विक्रमादित्य हम लेने वाले हैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक, इसकी जो नेगोशिएशन तो 90s से शुरू हो गई थी, लेकिन जब फाइनली हमने डिसाइड किया 2003 में हमने साइन किया, 2003 या 4 में वो डील साइन किया था। उस वक्त हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस थे कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट के। 2 ही थे, जो इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर द फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैड बीन ऑफर्ड, रफाल जो है, रफाल एम। लेकिन जो 2 रशियन एयरक्राफ्ट थे वो मिग 29 और सू 27 नेवल वेरिएंट ऑफर किया था। और वो साइज के वजह, ये साइज की ये हैंगर साइज और डेक साइज और ये डेक हाइट के वजह से हम वो सू 27 ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए हमने वो मिग 29 के पे ही जीरो इन कर दिया। और जो मिग 29 के बाद में रशिया ने ऑपरेट किया, वो हमारे फंड से उनको, मतलब डेवलपमेंट हमने पे किया था उसके लिए, क्योंकि उस वक्त जो है हमने जब डील साइन किया तब मिग 29 के कोई एयरक्राफ्ट नहीं थी, वो इट वाज अ पेपर प्रोजेक्ट। तो हमने जब पे किया था, वो जो डेवलपमेंट फी सब आए, उसके बाद रशियन नेवी ने भी खुद अपने लिए जो है मिग 29 के एक्वायर किया था। और इसका ये सबसे बड़ा ये था कि एट दैट टाइम वी हैड नो वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, जो कि आज हमें है, जो ऑप्शंस हैं। वी हैव द ऑफर्स, आई एम नॉट श्योर द F-35 है, बट डेफिनेटली F-18 ऑफर किया जा रहा है, रफाल भी ऑफर किया है। तो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज दैट हमने बहुत बड़ी गलती की है विक्रमादित्य के, सॉरी, विक्रांत के डिजाइन में, कि हमारे जो लिफ्ट्स हैं बहुत ही छोटे लिफ्ट्स रह गए, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू अकोमोडेट लार्जर डेक बेस्ड फाइटर्स, जैसे कि F-18 हो या रफाल हो। और बहुत सारे उन्होंने दे हैव ट्राइड वेरियस कॉम्बिनेशंस हाउ टू अकोमोडेट एयरक्राफ्ट, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऐसे रखते हैं। इनफैक्ट द 2 मैन्युफैक्चरर्स हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे उसको कैसे पार्क कर सकते हैं अलग तरीके से, ताकि वो लिफ्ट में अकोमोडेट हो जाए। तो देयर इज डेफिनेटली अ केस इन द फैक्ट दैट ये उसको फ्यूचर प्रूफ नहीं किया गया था इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, कि उन्हें लगा कि सिर्फ मिग 29 के साथ ही वो ऑपरेट करेंगे इसको, जबकि मिग 29 और एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लाइफ है, बहुत फर्क है दोनों में। The aircraft has a life of just about 20-25 years, but the carrier की जो life है, it is more than 40 years. आप almost half a century उसको चला सकते हैं। तो there is an issue here in the lift, the size, कि हमारे आपके जो aircraft आप launch कर सकते हो, उससे lift की काफी constraints हैं, and I'm not sure if this can be rectified at this stage. क्या आप जब refit में जा रहे हो तब can you change the size of the lift? बहुत मुश्किल है, और दिस इज समथिंग पॉसिबली दे शुड हैव थॉट ऑफ अर्लियर। मैं दरअसल आधा जवाब संदीप दे चुके हैं, मैं शिव से ही पूछना चाह रहा था ये। शिव, सबसे कंट्रोवर्शियल, मतलब जो लोग बाहर से ट्विटर पे जिन्होंने पिक्चर्स देखी है, उन्होंने मार्कर लगा लगा करके वहां पे पूछा है कि अब इन लिप्स का क्या करोगे। तो अब एक जवाब तो वो है जो संदीप ने दिया कि अब जो होना था वो हो चुका है, अब शादी हो गई है, इसी के साथ रहना है, ठीक है। लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि एक आपके पास, आप बीच में रिफिट्स भी तो करोगे, है ना, 10 या 15 साल बाद आप, ठीक हो सकता है बड़े रिफिट के लिए ले जाओ, आप बहुत सारे और सिस्टम्स भी करोगे, तब आप लिफ्ट्स भी रिफिट कर लेना। कितना फीजिबल होगा और क्या ये पॉसिबल है? ओके, निखिल, इस देश में इतना आसान है
कि बोलना कि हम रीफिट बाद में देखेंगे, अभी तो जैसे आपने बताया कि शादी हो गई है, बाद में 10-15 साल के बाद हम देखेंगे कि रीफिट करेंगे। ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है निखिल। थियोरी में सब कुछ मुमकिन है कि हम, हाँ बिल्कुल, हम ये छोटा सा लिफ्ट बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही कंडेंस्ड, बहुत ही टाइटली डिजाइंड, स्पेस सेंसिटिव एक जहाज है, जहां पे 1 मीटर का जो जगह है वो भी बहुत कीमती है। तो आप लिफ्ट को बड़ा करना, ये बहुत इजी है बोलना, लेकिन एक काफी टेक्निकल चीज है। और अगर आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रीफिट करोगे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ सालों के लिए आउट ऑफ कमीशन 100% होगा। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज निखिल, जैसे आपने बताया कि ट्विटर पे काफी दिलचस्प डिस्कशन चल रहा है अभी, काफी हीटेड डिस्कशन। जैसे इस डिफेंस के डिस्कशन हमेशा ट्विटर पे ऑलरेडी बहुत हीटेड और पोलराइजिंग होते हैं, और ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही मजेदार और पोलराइजिंग बन गया है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रॉब्लम होगा, कि ये फार साइटेड नहीं है, ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। और जैसे संदीप ने बताया कि काफी रशियन इन्फ्लुएंस था इसमें, कि छोटा लिफ्ट लगा दो ताकि MiG-29K के लिए ही बना है। कुछ और लोग बोलते हैं कि हमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये छोटा लिफ्ट नेवल LCA से बिल्कुल कंपैटिबल है, और इसलिए हम विक्रांत एक आत्मनिर्भर एयरक्राफ्ट कैरियर है, और नेवल LCA का ट्रायल चल रहा है, वो ठीक से ऊपर आ रहा है, और वो डिप्लॉय होगा उस पे। वो एक अलग चर्चा है जो हमने रखवाले पे काफी डिस्कस कर चुके हैं पहले निखिल। और जैसे आपको पता है, और जैसे हमने रखवाले पे डिस्कस करा है, कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट भी है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो अभी एक प्रोग्राम है बट थियोरेटिकल, वो कब आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन वो एक सैंक्शन्ड प्रोग्राम है DRDO की तरफ से। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये लिफ्ट बिल्कुल ठीक है इंडियन एयरक्राफ्ट और MiG-29K के लिए, और इसलिए आप नहीं बोल सकते हो कि ये एक शॉर्ट साइटेड डिजाइन है। ये हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक है। हमको ये वेस्टर्न फॉरेन माल नहीं चाहिए। तो ये एक तरफ से एक ऑलमोस्ट एक रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इक्विपमेंट का एक इमोशन बन चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है निखिल कि इंडियन नेवी, ये हम नहीं बोल रहे, जर्नलिस्ट लोग नहीं बोल रहे, इंडियन नेवी खुद एक कॉन्टेस्ट शुरू करा है कॉल्ड मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर, जैसे आपको पता है, जिसमें 57 मॉडर्न कैरियर बेस्ड फाइटर्स का क्वेस्ट का टेंडर अभी कुछ सालों में शायद निकलेगा। अभी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वो पता कर रहे हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या कंपैटिबल है ये चीज। और अभी इस वक्त सिर्फ 2 MiG-29K के अलावा सिर्फ 2 एक्टिव कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट F-35। एक है F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है रफाल। दोनों कंपनीज ने इंडियन नेवी को सेपरेटली बताया कि देखो भैया, हमको पता है कि आपके लिफ्ट्स काफी छोटे हैं, लेकिन हमने सिमुलेशन और कैड कैम ये सब लगा के हमने सिमुलेशन करा है, और थोड़ा जगह छोटा होगा लेकिन हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर आप हमारा जहाज लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, काम हो जाएगा, वो इधर उधर नहीं होगा, सो डोंट वरी। तो वो तो उनका काम है ही कि दे हैव टू पिच एंड से दैट देयर एयरक्राफ्ट आर कंपैटिबल विद। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एरर मार्जिन जो होगा एयरक्राफ्ट के अराउंड जब लिफ्ट ऊपर और नीचे जाता है, वो बहुत कम होगा, वो अनएक्सेप्टेबल एरर मार्जिन होगा, और इसलिए वो इनकम्पैटिबल है। तो अगर ये सारे जो व्यूज आप टुगेदर आप लेंगे तो एक खिचड़ी बन गई है इस पे। इंडियन नेवी भी क्वाइटली देख रहा है ये सारे व्यूज, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक डिसीजन लेना पड़ेगा।
लेकिन जैसे संदीप ने बताया कि एविएशन कॉम्प्लेक्स, विक्रांत का एविएशन कॉम्प्लेक्स अभी तक आया नहीं है, वो आएगा शायद नेक्स्ट साल या 2023 में। उसके बाद जहाज डिप्लॉय होंगे उस पर। जो इमीडिएट लो रिस्क डिप्लॉयमेंट हो सकता है विक्रांत पे, वो है मिग 29 के, क्योंकि वो जहाज हमारे हाथ में है ऑलरेडी, विक्रमादित्य पे ऑपरेट कर चुके हैं। वो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हुआ है। तो मिग 29 के शायद एलसीए नेवी भी ट्रायल्स और डिप्लॉयमेंट के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो मॉडर्न फाइटर्स जो इंडियन नेवी देख रहा है, वो अभी भी एक पोलराइजिंग काफी ट्रिकी इशू है। एंड मेरे समझ में ये है कि इट विल टेक अ फ्यू इयर्स। पहले देखना पड़ेगा कि इंडियन नेवी के पास पैसे होंगे भी, एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद, सबमरीन्स के बाद, क्या उनके पास पैसे होंगे मॉडर्न फाइटर्स लेने के लिए। बात तो दूसरी है कि एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर का भी बात चल रहा है, जिसके बारे में मैं और आप और संदीप ने काफी बात कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है। और जैसे आपने बताया कि वो लिफ्ट्स के ऊपर मार्कर लगा के, एरोज पॉइंट करके बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है अभी। चलिए, मतलब फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं, मतलब हम जो 3 यहाँ बैठे हैं, कि अभी गुजारा 29 केस में ही है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो जब कॉन्फ़िगर आपने उसके लिए किया है तो आपको उसी में करना है। वो बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। संदीप, अगले प्रश्न के लिए हम आपके पास आना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ऑब्वियसली एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है और एक बहुत वल्नरेबल एसेट है, इसलिए हमको डिस्ट्रॉयर स्क्रीन्स चाहिए, कम एटलीस्ट एक सबमरीन चाहिए, और भी साथ में और कॉम्प्लीमेंट्स, एक कोई टैंकर उसको फॉलो करता रहेगा। इन सारे बोट्स की क्या हालत है फिलहाल? क्या हमने उसके लिए फ्लीट तैयार कर ली है विक्रांत के लिए? हाँ बिल्कुल निखिल, उसके तो है, प्रिपरेशन चल रहे हैं। जो बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स बन रहे हैं इंडियन शिपयार्ड्स में, और मोर देन 100 डिफरेंट वॉरशिप्स आर अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन द मोस्ट एसेंशियल वंस जो आप बात कर रहे थे, डिस्ट्रॉयर स्क्रीन्स, फ्रिगेट्स, उनकी भी काफी सारी संख्या में बन रहे हैं। जो विशाखापट्टनम क्लास जो है, इस साल पहली यूनिट उसको लॉन्च किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा होपफुली। वो अब सी ट्रायल्स पे है, आईएनएस विशाखापट्टनम। और उसके बाद भी काफी सारे फ्रिगेट्स भी बन रहे हैं, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स, शिवालिक क्लास के फॉलो ऑन्स और कॉर्वेट्स। तो सरफेस शिप्स को अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी इज इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। सिर्फ सबमरीन्स को लेके काफी चिंता व्यक्त की जा रही है कि बहुत ही कम सबमरीन्स आ रहे हैं। मतलब एक तो देनी ही पड़ेगी विक्रांत को जब इंडक्ट हो जाएगा, मतलब जब वो पेट्रोल के लिए जाएगा। जी जी। So there is a big problem there in submarines, and ideally जो है, आप कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन आपको डिप्लॉय करना चाहिए था, जो अब काफी साल लगेंगे उसको भी आने में। जो हमें बताया जा रहा है 2025 या 26 तक जो चक्रा 3, जो जिसकी रिफिट चल रही है अब एक रशियन यार्ड में, वो तब तक आ जाएगी, 4-5 साल के बाद। तो until then there is going to be a bit of a gap in the underwater. But ज्यादातर जो है सरफेस नेवी के जो एसेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स वगैरह, दे आर ऑल ऑन शेड्यूल एंड वी हैव इनफ। आइडिया इज कि इंडियन नेवी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स हमेशा होने चाहिए, और इससे तो विक्रमादित्य का है ही उनके पास, और अब विक्रांत के आने के बाद उम्मीद है कि दूसरी कैरियर बैटल ग्रुप भी वो बना सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हम शिव से शुरू करेंगे, संदीप की भी उसमें प्रतिक्रिया लेंगे। हेलीकॉप्टर्स, हमको विक्रांत के लिए हेलीकॉप्टर्स भी चाहिए, दोनों रोल्स के लिए। एक आपका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रोल होगा, क्योंकि हम कोई प्लेन शायद फिक्स विंग नहीं लॉन्च कर पाएंगे विक्रांत से, तो इसलिए वो एक हेलीकॉप्टर ही होगा। जो फिलहाल हमारे पास कामो 31 है विक्रमादित्य के लिए। और एक हमको एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी उस पर डिप्लॉय करना होगा, जो लॉन्च वगैरह के टाइम पे वो ऑन बोर्ड रहते हैं। दूसरे आपके 25 काम होते हैं जो आपको कैरियर पे करने होते हैं। इनको लेकर के क्या स्थिति है शिव? एक पुराना हेलीकॉप्टर है कामो 31 भी, क्या किसी दूसरे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के बारे में सोचा गया हेलीकॉप्टर सर? निखिल, बिल्कुल सही आपने बताया कि कामोव 31 एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एलिमेंट है, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है विक्रमादित्य पर, विराट पे भी था उसके पहले,
और काफी फ्लीट्स में एक्टिव है। और इंडियन नेवी का एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक्टिव अभी भी है कि कुछ और रशिया से परचेज करें। तो कामोव 31 का जो रोल है वो काफी फिक्स्ड है। वो इंडियन नेवी को समझ में आता है अच्छा सा, वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। तो फिलहाल मेरी नजर से आई डोंट थिंक कि ये चेंज होगा ड्रास्टिकली, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म कंपैटिबल नहीं है निखिल। जो विक्रमादित्य या विक्रांत में फिक्स्ड विंग का अगर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग का ऑप्शन देखोगे तो बहुत सालों पहले इंडियन नेवी ने एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन, नॉर्थ अमेरिकन कंपनी जो है नॉर्थरॉप ग्रामन, उनके साथ एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन उनका था रिगार्डिंग द E2 हॉकाई, जो एक फिक्स्ड विंग एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। बहुत एडवांस्ड, बहुत अच्छा है, इंटीग्रेटेड चीज है यूएस कैरियर बैटल ग्रुप्स में। लेकिन वो एक काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, उसका विंग्स फोल्ड होते हैं, लेकिन वो इंडियन कैरियर्स तो बहुत छोटे हैं कंपेयर टू यूएस कैरियर्स। तो इसलिए एक काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बोइंग के साथ भी हुआ है V-22 ऑस्प्रे को लेकर। वो भी काफी बड़ा है, लेकिन वो काफी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो एक टिल्ट रोटर प्लेटफॉर्म है जो फोल्ड होके कॉम्पैक्ट बन जाता है, और वो भी कैरियर ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैंने एक स्टोरी किया था कुछ साल पहले कि बोइंग ने एक आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रपोजल दिया था इंडियन नेवी को कि हम ऑस्प्रे को एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग मॉड्यूल लगा के आपके कैरियर्स के लिए हम ऑफर कर सकते हैं। तो उसका भी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, प्राइस, कॉस्ट, बाकी सब कुछ उस पे नहीं हुआ है। तो अभी के लिए कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग का रोल कामोव 31 ही करेगा निखिल। लेकिन अगर आप वो रोटरी विंग एलिमेंट्स जो होंगे विक्रांत पे गोइंग फॉरवर्ड, काफी एक्टिव चीज है। देयर आर वेरी मेनी थिंग्स हैपनिंग। एक तो आपके MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, कुछ ही वीक्स इनफैक्ट में वो डिलीवरीज शुरू हो जाएगा उनके। तो वो अवेलेबल होंगे एज एलिमेंट्स ऑन एनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट और एनी ऑफ योर शिप्स। तो वो एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, यूटिलिटी, एडवांस्ड यूटिलिटी रिकॉनेसेंस, ये सारे जो रोल्स हैं वो हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल होंगे शिप बॉर्न ड्यूटीज के लिए, इंक्लूडिंग ऑन विक्रांत। उसके अलावा अभी जो डिप्लॉयड है वो सी किंग है, जो काफी पुराने हो गए हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। जब तक विक्रांत आएगा तो सीकिंग होगा, लेकिन देखा जाएगा कि डिप्लॉय होंगे कि नहीं। ALH ध्रुव, जो इंडियन नेवी के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स है, और जो वो वीडियोस में दिखाई दिया कल परसों जब वो एविएशन डेक ट्रायल्स हो रहे थे, वो डेफिनेटली डिप्लॉय होंगे। दूसरा जो है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, जो स्मॉल साइज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है बाहर से लेने के लिए। तो वो भी एक ऑप्शन होगा डिप्लॉय करने के लिए। HAL का इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH, जो एक सॉर्ट ऑफ मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म है, कुछ ही हफ्तों पहले नेवी ने फॉर्मली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कन्वे किया कि हमको एक नेवलाइज्ड वर्जन चाहिए। तो जो गलतियां आपने पहले की थी ध्रुव के साथ कि आपने एक नेवल वर्जन नहीं बनाया था, हम वो गलतियां मत करो इस बार। हमको एक नेवलाइज्ड वर्जन बिल्कुल स्टार्ट से चाहिए, जिसमें टेल फोल्डेबल टेल हो जाए, फोल्डेबल रोटर्स भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल हैं निखिल। और ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, रोटर विंग ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं विक्रांत पे। तो मेरा मानना है कि ये एक काफी स्मूथ प्रोसेस होगा, क्योंकि फाइटर्स के बारे में अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, लॉन्च सिस्टम, ट्रैपिंग सिस्टम, हैंगर, लिफ्ट, ये वो। लेकिन हेलीकॉप्टर्स कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे तो आई थिंक इट विल बी अ मच स्मूदर अफेयर।
मुझको मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा शिव, जब आप बता रहे थे ऑस्प्रीज वाला ऑफर। संदीप, मैं चाहता हूँ आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि आपने एक बहुत केपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है जिसका एंड्योरेंस बहुत है, वो बिल्कुल आप ब्लू वाटर हो जाओगे, कम से कम आप कह रहे हैं। फिर आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी अच्छे हैं, चाहे इट इज विंटेज है, लेकिन एक केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है आप उस। लेकिन आपका जो लेकिन अगर आप रोटरी बेस्ड अगर आपका होगा, एक हेलीकॉप्टर आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आपके वहां पे होंगे, तो वो थोड़ा लिमिट करेगा आपके जो आपके मिशन प्रोफाइल्स होंगे, या जो आपका टोटल पोटेंशियल होगा शिप का। और उसी वहीं से निकल के डिमांड आती है कि एक फिक्स्ड विंग आपके पास एवैक्स होना चाहिए। तो ये ऑस्प्री वाली चीज आपको कैसी लगी सुनने में? और इसको निखिल, लेके क्या नेवी में क्या विचार? नहीं, आई वेगली रिमेम्बर द ऑस्प्रे ऑफर, काफी पुराना था ये। अब शिव करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2010 2010 11 में था, yes, ऑलमोस्ट 10 at इयर्स least बैक। as that far back. एंड आई थिंक दैट उसकी जो एक प्रॉब्लम थी कि इट कुड नॉट बी टेकन इनटू द हैंगर्स, तो दे वर लुकिंग एट अ डेक बेस्ड सॉल्यूशन कि इट विल ओनली बी पार्क्ड ऑन द डेक। आप जब ऑपरेट करते हो तो उसे डेक पे ही स्टेशन किया जाता है। सो आई मीन देन अगेन इट कम्स टू दिस होल थिंग कि निखिल, द डिजाइन ऑफ द कैरियर्स, दे आर नॉट डिजाइन फॉर ऑफस्प्रेज और फॉर यू नो द E2C हॉकाइज वगैरह, क्योंकि ये बहुत छोटे शिप्स हैं। सो वी हैव टू मे बी थिंक ऑफ सम अदर ऑल्टरनेटिव, यू नो। आई डोंट नो इफ वी कैन डिजाइन अ प्लेटफॉर्म ओनली फॉर दिस। एक स्मॉल साइज्ड फिक्स्ड विंग है, जैसे आपने सही कहा है कि बिकॉज ऑफ द एंड्योरेंस प्रॉब्लम ऑफ द कार 31 यू हैव टू कैरी मेनी मोर हेलीकॉप्टर्स। अगर आपको कांस्टेंट वॉच चाहिए, देन यू विल हैव टू कैरी मोर हेलीकॉप्टर्स टू यू नो कीप रोटेटिंग देम सॉर्टीज के लिए। एंड दैट इज द एडवांटेज दैट अ फिक्स्ड विंग दिस थिंग एयरक्राफ्ट गिव्स यू। बट एक दूसरे एक सोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाई नो वन इज थिंकिंग अबाउट इट येट। नाउ द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कि अनमैन्ड आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। You can look at you know, maybe converting some Heron searcher इस type के, if you can you know get a carrier launched version of that। इसकी जो है endurance तो unmatched है, 20 hours 22 hours and all that। So maybe you can look at those options। US भी कर रही है, और ये ज्यादा you don't have that, you're not constrained by your lifts or hangar space or something। So this is something, this is a very good idea for the Navy to take up as a research project। एंड आप जल्दी कर सकते हैं इसे। यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू नो मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 थ्रू द लाइफ ऑफ द थिंग दे शुड डू इट। तो इट्स टाइम टू यू नो थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, एक अंतिम सवाल, जो चीज आप लोगों के कहने से ही मुझको, फिर उसके बाद हम अगली स्टोरी पे मूव कर जाएंगे। संदीप, आपने कहा था कि ये पॉसिबल है कि बिना एविएशन कॉम्प्लेक्स भी शिप को कमीशन किया जा सकता है। हमें समझना चाहेंगे कि अगर ये उस सूरत में कमीशन किया जाता है, तब विक्रांत के क्या रूल्स होंगे, नेवी तब उसके साथ क्या कर रहे होगे जब वहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? Nikhil, if it is commissioned without an aviation complex or fighter jets, so it will be a helicopter carrier. It's as simple as that. तो आप you can carry a variety of helicopters, multi-role MH-20, MH-60R जब आएंगे उसको carry कर सकते हैं, Sea Kings आप carry कर सकते हैं, but you won't be able to carry the main thing, जो fighter jets, and it will be a real shame. But it's not, I mean, it's not such a major issue. ऐसे हमेशा होते हैं, there are you know these are development issues। ऐसे बहुत समय हुआ है in other countries as well। We are not the only one। Other countries have also faced these kind of problems कि carrier आ गए लेकिन जहाज नहीं है, जहाज आ गए carrier नहीं है, you know, that kind of thing। It's a very complex problem। I mean, it's a very complex defense program, निखिल, जो you know बहुत सारे चीजें हैं, you know, not only the carrier but the aviation complex, fighter aircraft। इसीलिए it is very few countries have gone down this path। मेरे ख्याल में शायद मॉडर्न इरा में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 7 या 8 देशों ने मुश्किल से ये कैरियर्स बनाए हैं। और टू मेक एयरक्राफ्ट आल्सो फॉर दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। जो एलसीए आती है उस एरिया में, नेवल एलसीए जो है, एंड यू नो, बट आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक 2 साल तो लग ही जाएंगे इसमें फिट करने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 4 अगस्त को अच्छी खबर आई, हमने आईएनएस विक्रांत के वीडियोस देखे। 3 अगस्त को एक दिन पहले एक बुरी खबर आई थी, जब हमने ये देखा कि पठानकोट बेस्ड 254 स्क्वाड्रन है ALHWSI का, उसमें से
इसी साल दूसरा क्रैश हुआ है। अभी तक के आर्मी ने फॉर्मली ये बात कम्युनिकेट नहीं की है, लेकिन जितनी बात हम जानते हैं ये हमने शायद 2 पायलट्स को खो दिया है। शिव, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं। पहले हम यही समझेंगे कि उस दिन 3 अगस्त के दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली उस हेलीकॉप्टर के साथ, उसे लेकर आपकी क्या जानकारी है? निखिल, ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, और जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये 254 एविएशन स्क्वाड्रन का सेकंड एयरक्राफ्ट लॉस है। पहला था बिल्कुल रिपब्लिक डे के पहले एक क्रैश हुआ था जिसमें पायलट का देहांत हुआ था उसमें। और इसमें द वर्स्ट पार्ट इज कि वो रेकेज रिकवर हो चुका है। पायलट्स के हेलमेट्स भी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन वो पायलट्स अभी भी टेक्निकली मिसिंग है, और वो होप काफी फेड हो चुका है। मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी ने फैमिलीज को ऑलरेडी बताया है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तो हम it is still technically treated as missing, Nikhil, and our respects to the families. लेकिन हमको ये जानकारी बिल्कुल है निखिल कि 254 एविएशन स्क्वाड्रन जो है वो आर्म्ड विद द रुद्रा है, जो ध्रुव का एक आर्म्ड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है, Mark 4। और ये एक एडवांस्ड असॉल्ट हेलीकॉप्टर है, काफी रिलायबल है, काफी नंबर्स में तैनात है इंडियन आर्मी में। ये सारे क्षेत्र में परफॉर्म कर चुका है, लद्दाख में, कोस्टल एरियाज में, लो लाइंग एरियाज में, और ये एक बहुत ही रिलायबल हेलीकॉप्टर है। तो वो एक पहले तो मैं वो उस नोशन को मैं दूर करना चाहता हूँ कि इस हेलीकॉप्टर से कुछ प्रॉब्लम है। बहुत संख्या में ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और ये एक बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है HAL का बना हुआ। और देखो, मिलिट्री एविएशन तो एक इनहेरेंटली एक रिस्की चीज है। एनी टाइम प्रॉब्लम्स कैन हैपन। जो बहुत कम डिटेल्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में और हमारे सोर्सेज से, वो ये है निखिल कि वो रंजीत सागर डैम लेक के ऊपर काफी लो लेवल सॉर्टीज काफी रूटीन फ्लाइट्स होते हैं। पेट्रोलिंग फ्लाइट्स, ट्रेनिंग फ्लाइट्स जो हैं काफी नॉर्मल है। और ये जो जगह है, हमारे दर्शकों को शायद पता होगा कि ये पठानकोट और कठुआ जम्मू में जो है उसके बीच में है। सो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर एरिया है वहां पे हुआ था ये। और ये इट्स नॉट फार फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर भी काफी दूर नहीं है। तो ये एक फ्रंटलाइन आर्म्ड हेलीकॉप्टर यूनिट था। तो काफी हाई टेम्पो सॉर्टीज जनरेट होते हैं उस एविएशन स्क्वाड्रन से। लेकिन हमको पता, वी नीड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या कुछ टेक्निकल इशू था, क्या कुछ इंजन फेलियर था, क्या कुछ टेल रोटर में कुछ इशू था, जैसे कुछ पहले ध्रुव में प्रॉब्लम्स हुए हैं, या कुछ और चीज था। वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है निखिल, और वो सिर्फ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी पता कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन हमें इतना तो डेफिनेटली पता है कि ये एक लो लेवल सॉर्टी पे था। कुछ आई विटनेसेस थे उस एरिया में जिनका कहना था कि ये हेलीकॉप्टर काफी लो फ्लाई कर रहा था जब वो पानी में गिर गया था। जी, संदीप, इस बार भी मतलब ये सवाल हम हमेशा पूछते हैं, लेकिन दोहराना जरूरी है क्योंकि ये फिर से हुआ है। इस एक बार फिर आर्मी को एक एक्सीडेंट को, जो हमें फिलहाल यही मालूम है कि ये एक एक्सीडेंट है, को एडमिट करने में काफी टाइम लग गया है। ये चीज चेंज क्यों नहीं हो रही? नहीं निखिल, आई थिंक इट इज जस्ट सो ट्रैजिक। जैसे शिव कह रहे थे कि लूजिंग 2 पायलट्स, आई एम श्योर द आर्मी न्यू अबाउट इट, एंड यू नो इट इज जस्ट दैट जो ग्रीफ है ऑफ लूजिंग 2 वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन निखिल, मैं एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस मिशन प्रोफाइल ऑफ द हेलीकॉप्टर गनशिप जो है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट मिशंस जो है क्लोज एयर सपोर्ट जो कि ये ध्रुव WSI परफॉर्म करती है, which is basically it has a cannon, a 20 mm cannon, it has rockets, it has missiles, and it flies very close to the earth, जो nap of the earth flying जो कहते हैं।
so that it's not detected easily by the enemy. So ये जो training sorties वो कर रहे थे वहां पर, it is in that area there heavily populated areas. So there is a belief that they possibly flew over the Ranjit Sagar Dam because it gives you a very large training area without any civilian population, and they were possibly flying low. क्योंकि जो they're basically training for those kind of missions only. जो gunships उसी type के एक है, and it is quite possible both these helicopters met with an accident while performing these. It's an extremely complex mission. ये normal helicopter flying जैसा नहीं है. It is gunships have a completely different role. Shiv has been in one of the light combat helicopters. वो बता सकते हैं कि कितनी challenging है इनकी missions जो है, because they fly so close. Helicopters are not supposed to fly so close. Aircraft are not supposed to fly so close to the ground. And इनके जो है, they are supposed to follow the nap of the earth. Those kind of missions. So हो सकता है it is possibly in one of that they probably had a failure or it was some problem. We don't know. जब तक वो report नहीं आते हैं दोनों crashes के, हमें पता नहीं है what exactly the problem was. But it is something that has to be investigated क्योंकि आर्मी ने काफी इन्वेस्ट किए हैं इस मशीन में, इस प्लेटफॉर्म में, और वो काफी हद तक बहुत संतुष्ट भी हैं इस मार्क 4 से, एंड सो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो व्हाट हैपेंड वेरी क्विकली. शिव, अब जैसे संदीप ने कहा है कि जब तक के वो रिपोर्ट नहीं आती और ऑफिशियल वर्ड आर्मी की तरफ से नहीं आता है तो तब तक के फिर कुछ भी आप बात करोगे वो स्पेकुलेट करना ही होगा. लेकिन हम इस प्रोग्राम, इस सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट के बारे में. रुद्र, जैसा आपने बताया काफी नंबर्स में है, और अब जो पहले एक शिकायत थी कि आपने एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाया है लेकिन उसमें एम्यूनेशन कहाँ है, आपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया नहीं. लेकिन अब वो शिकायतें अब धीरे धीरे वो इतिहास बन रही हैं. अब ज्यादा हेलीकॉप्टर्स में आपने ज्यादा सिस्टम्स इंटीग्रेट कर दिया जितना हमको पता चलता है. मैं समझना चाहता हूँ कि आपके जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है आपके पास में, जो अलग अलग अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए, एक आपके पास में LCH है जो एडवांस स्टेज ऑफ, अब ऑर्डर्स भी शायद प्लेस किए जाएंगे, लेकिन सुनने में यही आता है कि फोर्सेस काफी खुश हैं जिस तरह से उसने ट्रायल्स में परफॉर्म किया है. फिर उसके पास आप एयरफोर्स के 22 अपाचे हैं, आर्मी के पास 6 अलग से आएंगे, और Mi-35 भी अभी आपके पास में एक ठीक ठाक नंबर की फ्लीट है. इनको कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से मिशन के लिए कौन सी मशीन को डिप्लॉय किया जाएगा? क्या इसमें भी एक हायरार्की है कि अगर इतना हाई टेम्पो मिशन है तो आप इस मशीन को भेजिए, उससे ज्यादा है तो आप इस मशीन को भेजिए? बहुत ही बढ़िया सवाल, और उसका शॉर्ट जवाब है बिल्कुल बिल्कुल यस. निखिल, एक हायरार्की ऑलवेज है कि आपका जो हाई परफॉर्मेंस, हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट है, आप काफी कॉम्प्लेक्स मिशंस में डिप्लॉय करोगे या चैलेंजिंग मिशंस में डिप्लॉय करोगे. लेकिन जैसे आपके पास ये अपाची हेलीकॉप्टर है जिसमें से कुछ मॉडल्स लॉन्गबो रेडार से इंटीग्रेटेड है, और वो एक बहुत ही खतरनाक सेंसर अटैक सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर काफी दूरी से अटैक कर सकता है, ओवर द हिल, बिहाइंड द हिल, उस टाइप का अटैक कर सकता है. तो ये एक वेरी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है. तो वो आपको कुछ रूटीन अटैक मिशंस में शायद आप नहीं डिप्लॉय करोगे. फॉर द मोर रूटीन, मैं बहुत सिंपलिस्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन स्लाइटली मोर डायरेक्ट अटैक मिशन शायद आपके रशियन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, या Mi-35s which are armored also. And your low level attack missions होंगे, close air support missions होंगे, आप अपना रुद्र हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. तो बिल्कुल एक हायरार्की तो 100% है, क्योंकि you don't want to use a missile to kill a fly, you know. आप to just give a small example, आप, क्योंकि वो एक cost element भी है. Apache will be more expensive to run than some of the other helicopters. वो सब एक फैक्टर बिल्कुल है. लेकिन निखिल, if you give me permission just for a few seconds, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो आपने जिक्र किया, ये एक टिपिकल इंडियन स्टोरी है. फिर से आपका जो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा था, HAL ने 2 फुल्ली केपेबल एयरफ्रेम्स दिया. You can hear me, right? Yeah. दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरफ्रेम्स
लद्दाख में बहुत महीनों से तैनात हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास सॉर्टीज जनरेट कर रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के साथ। मतलब एक्सेप्ट फॉर ऑन पेपर ये ऑलमोस्ट रियलिटी है कि ये एक इंडियन एयरफोर्स का एलिमेंट जैसे फंक्शन कर रहा है। लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इन प्रॉपर नंबर्स एक ऑर्डर नहीं दिया है इस हेलीकॉप्टर को। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और दिस इज द साइकिल ऑफ ट्रेजेडी ऑफ इंडियन डिफेंस एक्विजिशन कि ये जो अपने घर में जो चीज बना है आपके टेक्नोलॉजी से, आपके लोगों ने बनाया है, उसको आप अटेंशन नहीं दोगे, लेकिन जब कुछ बाहर से कुछ चीज आया है तो आप तुरंत पैसे लगाओगे उस चीज में। ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर जो चीज है वो अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में जब आपके पास बजट और भी कंस्ट्रेंड होंगे तो आपने अपने आत्मनिर्भर सिस्टम्स को सपोर्ट क्यों नहीं दिया पहले। और अभी जब एक ऑपरेशनल सिचुएशन हो रहा है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, एक ऑलमोस्ट एक टू फ्रंट सिचुएशन बन रहा है नॉर्दर्न सेक्टर्स में, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निखिल। तो एंड आई थिंक अटैक हेलीकॉप्टर्स इज अ वेरी गुड कैनवस टू स्टडी दोज डिसीजन मेकिंग इश्यूज। LCH है, रुद्रा है। रुद्रा एक जैसे आपने बताया कि हमारे पास लॉन्चर्स इंटीग्रेटेड है, लेकिन वो मिसाइल्स के लिए एक अलग ब्यूरोक्रेटिक हैसल बन चुका है बहुत सालों से। तो इट्स जैसे संदीप uses this word very often, ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है। it's a tragic comedy as far as defense acquisition is concerned. ठीक है। और निखिल, very quickly with your permission, it's not only a tragic comedy but it's even more tragic क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो डेवलपमेंट शुरू हुई है कारगिल वॉर के समय। आइडिया वहीं पे आया क्योंकि आप अपने जो हेवी गनशिप्स थे वहां डिप्लॉय नहीं कर पाते थे, इसलिए LCH की डेवलपमेंट शुरू हो गई। और आज के दौर में जो भी आर्मी एविएटर्स ने इसे फ्लाई किया वो कहते हैं कि इस तरह की जो मशीन है बहुत ही कम है, किसी और देश के पास ऐसे बिल्कुल मशीन्स नहीं है जो 15,000 फुट से ऊंचाई पे अटैक कर सकते हैं, रॉकेट्स कैरी कर सकते हैं। ये तो दीज काइंड ऑफ कैपेबिलिटी नॉट अवेलेबल। अपाची आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आई हैव सीन अपाचीज इन लद्दाख, दे आर ऑपरेटिंग अंडर ग्रेट कंस्ट्रेंट्स क्योंकि वो डिजाइन नहीं किए इस ऑल्टीट्यूड्स के लिए, दे आर हेवी मशीन्स। लेकिन आपने जो LCH, आपने जो अपने रिक्वायरमेंट के लिए आपके थिएटर ऑफ ऑपरेशंस के लिए आपने इसको डिप्लॉय किया, एक बहुत दुख की बात है कि आपने इसे यू हैव नॉट ऑर्डर्ड देम इन द नंबर्स। ये क्योंकि आप इंपोर्टेड विदेशी मशीन्स लेना चाहते थे, आपने अपने घर की आत्मनिर्भर मशीन्स को आपने कुछ सपोर्ट नहीं किया, और जबकि आपको 100-200 नंबर्स में से लेने चाहिए थे, आपने किया नहीं। दैट इज द ट्रैजिक कॉमेडी। शिव, एक अंतिम सवाल है, उसके बाद हमको संदीप से बोट्स के ऊपर भी एक सवाल पूछना है। जो एडमिरल करमबीर का विजिट हुआ था अभी अभी रशिया में, वहां से उन्होंने एक स्टोरी की हुई है। मैं सोचना चाहता हूँ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि थिएटराइजेशन के साथ में इस तरह के झगड़े और कम हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हेलीकॉप्टर्स को कम से कम जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, और आर्मी तो इसी तरह देखती है कि ये क्लोजर सपोर्ट के लिए है और उसका वही रोल भी है, और क्या ही करेगा हेलीकॉप्टर, ये उनका कहना है। तो उनका ये भी है कि जो एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो वैसे भी हमारे ऑपरेशन कंट्रोल में चलते हैं या हमारे गाइडेंस में चलते हैं, तो क्यों नहीं आप उनको मूव ही कर दो, वो पूरी फ्लीट को। तो इसे लेकर के क्या कोई बातचीत चल रही है, या फिर इस चीज को अब छोड़ दिया है कि जैसा है वैसा रहने दो, थिएटराइजेशन के बाद तो वो पूरा सारी बारात एक ही तंबू में चली जानी है। और क्योंकि मैं ये जो आपके फ्यूचर एक्विजिशन प्रोग्राम्स होंगे, जैसे जब आप इसका ऑर्डर दोगे LCH का, तो फिर से वो झगड़ा फिर से आएगा ना कि कहाँ जा रहा है, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। निखिल, ये चर्चा चल रहा है, एक फाइल में ये चर्चा चल रहा है, कुछ बैक रूम में होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, क्योंकि ये बहुत सालों से चला है और इट हैज कॉस्ट द कंट्री। अब हम थिएटराइजेशन और हाई लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये
छोटे छोटे nuts and bolts, turf or deployment or ownership. तो ये एक it's a very telling commentary on India's capability कि क्या हम actually तीनों फौजों को can they operate together in a theaterization construct. The answer to your question, Nikhil, is कि कौन ऑपरेट करेगा अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसका डिसीजन इज नॉट फाइनल. एयरफोर्स का मानना है कि देखो भाई, हमको ये 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं और आपको जो चाहिए आप खुद सेपरेटली ले लो, इसलिए आर्मी को एक 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं. लेकिन 6 तो एक बहुत कम नंबर है, वो बजट के हिसाब से हुआ है शायद. इंडियन गवर्नमेंट का एक अनसेड वो था कि ये 22 अपाचीज जो है एयरफोर्स के पास, दैट विल बी द लास्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स दैट विल जॉइन द एयरफोर्स फ्रॉम अब्रॉड. लेकिन आप जैसे हमने अभी बताया कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी आएगा इंडियन एयरफोर्स सर्विस में भी. तो इट्स अ लॉन्ग रनिंग फ्यूड, निखिल, और एक बहुत पोलराइजिंग चीज है, क्योंकि जैसे संदीप ने बताया, क्लोज एयर सपोर्ट इज seen as a battlefield element, a battlefield asset, और इसलिए the army should be responsible for those assets. Army aviation responsible होना चाहिए for battlefield assets such as close air support. Air Force is more for long range strategic air power, उस टाइप के मिशंस के लिए. जैसे यूएस आर्मी में भी अपाची जो है वो यूएस आर्मी के हैं. तो उस मॉडल को लेकर अगर आप देखोगे तो ये आर्ग्यूमेंट बन जाता है कि इट शुड बी विद द आर्मी. लेकिन ये टर्फ वॉर्स बहुत बहुत ही शक्तिशाली है, निखिल. और जैसे आप स्पेस के बारे में अग्री नहीं कर सकते हो, अब मैरिटाइम कमांड के बारे में के ऊपर आप नई अग्रीमेंट नहीं है, एयर डिफेंस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की दिक्कतें हैं, तो हेलीकॉप्टर क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है. बहुत बहुत बड़ी चीजों पे डिसएग्रीमेंट्स हैं इस देश में. चलिए, इसी के साथ इस स्टोरी से भी आगे बढ़ते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि जो क्रैश हुआ है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अच्छे से तैयार हो. पब्लिक में है तो कम से कम जो लोग बीट कवर कर रहे हैं उनको मिले, ताकि उसके जो सबक हैं वो सेना के पास भी रहें और जनता तक भी पहुंचे, अकाउंटेबिलिटी हो. संदीप, आपकी एक स्टोरी को लेकर के मैं बहुत ब्रीफ में उसमें कमेंट में चाहता हूँ. आपने बताया है कि सीनियर करमबीर सिंह अभी रशिया होकर के आए हैं, और हो सकता है, सोर्सेस ने ऐसा कहा है कि ये कुछ बोट्स के बारे में बात थी, 3 किलो की बात चल रही है, जिसको लेकर के रशिया कह रहा है कि हम 1-1 रुपए में आपको दे देंगे, आप सिर्फ रिफिट के लिए पे करो. अब ये जैसे कि आप एक एपिसोड नहीं होता है जिसमें संदीप उन्नीतन ये नहीं कहते कि सबमरीन सबमरीन सबमरीन, पैसा बचाओ, सबमरीन लो. तो अब यहाँ पे मिल रही है 3 और 1 रुपए में मिल रही है. इस पर आपकी टिप्पणी हम चाहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि किलोस, मतलब अभी 40 साल हो गए हैं उनको बने हुए. बिल्कुल निखिल, और मैं सबमरीन्स अपने लीस्ट फेवरेट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ. लेकिन प्लीज. ये इट्स बेसिकली एन ऑफर, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग फ्लीट सबमरीन्स है, दे आर गोइंग इन फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड सेकंड रीफिट. नॉर्मली जो है दिस मीडियम रीफिट हैपेंस ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ सबमरीन. क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं है सबमरीन्स के, हमने उन्हें दूसरे रीफिट के लिए भेजा है रशिया में, जहां पे उनकी लाइफ एक्सटेंशन किया जा रहा है. 10 से 15 साल ऐड करने वाले हैं उस हर एक प्रत्येक हल पर. 3 ऐसे डबल रीफिट्स हुए हैं, चौथे रीफिट का जल्द डिसीजन आने वाला है. तो इस सिलसिले में रशियन साइड ने कहा कि ऑलरेडी आप ऐसे कर रहे हो, हमारे आपकी बहुत एक शॉर्टेज है सबमरीन्स की, हम जानते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे किलोस पड़े हैं उसी विंटेज के जो कि आपके हैं, जो लेट 80s अर्ली 90s, ये सारे सोवियत यूनियन के लिए बनाए गए थे और अभी भी सर्विस में है. बहुत सारे सबमरीन्स जो है उन्हें निकाला जा रहा है सर्विस से. तो हम आपको एक ऑफर करते हैं, ऐसे 3, 4 या 5 आप सबमरीन्स ले लीजिए. $250 मिलियन की प्राइस है. बिल्कुल आप जो रिफिट के लिए दे रहे हैं उसी प्राइस में आप ये ओल्ड हल्स ले लीजिए हमसे, और आप 10-15 साल आप अपनी जो नंबर्स की जो डेफिशिएंसी है
उसको आप मेकअप कर सकते हैं। और ये इसकी जो लार्जर जो सोच ये है कि जैसे एक हमारे पुराने एक रखवाली एपिसोड में हमने डिस्कस किया, जहां शिव ने कहा कि वो नहीं देखते कि 2030 से पहले स्टील कटिंग हो सकता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जो P75i आ गई है, आप सिर्फ फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे हैं, आगे चल के बहुत कुछ ब्यूरोक्रेसी आपको पार करने हैं, बहुत सारे हर्डल्स क्रॉस करने हैं, जिससे पहले आप जिसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, तो ये पूरी प्रोसेस जो है 7-8 साल लग सकते हैं। और सबमरीन जैसे आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है, उसको बनाने में मिनिमम 5 या साल लगते हैं, 5 या 6 साल लगते हैं। तो ये निकल जाता है 10 साल। और 10 साल में आपको जहां पे आपको एटलीस्ट 18 सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो फ्लीट है घटती जा रही है लगातार, आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लीट हैज इज ओवर 30 इयर्स, तो आप उनकी लाइफ एक्सटेंशन करते जा रहे हो। तो इसी दिस इज पार्ट ऑफ दैट ऑफर। और हमें देखना चाहिए इफ द नेवी विल एक्चुअली कंसिडर इट सीरियसली। उसके काफी सारे प्रोज हैं, कॉन्स भी है। So I think they will have to basically balance their, take a balanced approach, look at their availability of budgets. कि क्या आप ये किलो क्लास को further extend करना चाहते हो, with this offer, which means that it will continue for another 20 years. या फिर आप पूरी तरह P75i पे फोकस करना चाहते हैं, या you go completely nuclear जो P76 है। But bottom line ये है कि निखिल, दिस डेकेड आपको सबमरीन्स नहीं आने वाले, जितने आपको चाहिए थे वो नहीं आने वाले आपके पास। केवल 3 स्कॉर्पियंस जो बन रहे हैं मैज़गन डॉक्स में वो आ जाएंगे, और उसके बाद देयर इज अ लॉन्ग गैप बिफोर यू गेट न्यू सबमरीन। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफर जो है, किलोज बाय द ऑफर उन्होंने ऑफर किया है, तो काफी सारे पड़े हैं उनके पास आई थिंक। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, एंड आई थिंक व्हाट विल make this offer very attractive is the pace at which our decision making moves. जैसे आप जानते हैं, it takes years before normal proposals also go, and इसकी जो है, unless they do some really quick thinking and do a government to government deal and sign it very quickly, it is quite possible this will also follow a normal course जो acquisitions की जो साइकिल है, 3, 4, 5 साल। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि ये ₹1 वाला गेम तो रशिया ने तभी भी किया था जब उन्होंने गोर्शकोव दिया था। उन्होंने वो भी कहा था कि आप ₹1 में ले लो सिर्फ रिफिट्स के लिए पे। क्या हुआ, हम सब ने देखा, वो 7-8 साल लेट आया। तो क्या मतलब हम उस चक्कर में दोबारा तो नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगेगा। That's a different thing. Now it's the same model जो विक्रमादित्य मॉडल है, but that is a completely different ship. It's a massive ship, और they had never built that thing. जो विक्रमादित्य है, गोर्शकोव है, it was built in Ukraine, what is now Ukraine. तो उनके पास वो plans नहीं थे, they had no capability, and it's only after they opened up the warship they discovered ki what were the challenges. But यहाँ पर जो है, we have been steadily sending our submarines to Russia for first refits, second refits, and all. So there is a certain level of competence in Russia. They can take a hull up and they can do it very quickly. 2 साल में आपको complete करके दे सकते हैं। But again, the problem is, निखिल, आपने एक इंडियन शिपयार्ड में आपने डिसाइड किया था बहुत साल पहले कि you will refit your own submarines here. आपने एक किलो क्लास को वहां पे भेजा था, एक आई थिंक इट वाज सिंधु ध्वज, जो कि 10 या 11 साल के बाद बाहर आ गए आफ्टर अ refit. So this is unprecedented. Almost 1/3 of the life of the submarine has gone in a refit. So this itself tells you कि जब आप submarines को refit भी नहीं कर पाते हो इंडिया में, what to talk of making your own, designing and making your own submarines. So this is a very, very big capability, Nikhil. That's the reason that we keep talking about, कि not only must you be capable of building aircraft carriers and warships, but also submarines. और submarines को ना कि सिर्फ उसको design या construct करे, लेकिन you should also have the capability to refit them. पूरा एक ecosystem चाहिए जो सबके लिए होना। You have to create that whole ecosystem, जो कि हम काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं इस इशू पे in previous issues, and with the fact that 40 years later we are still at we are back to square one. चलिए, तो हम इस एपिसोड को कंक्लूड कर रहे हैं। शिव एक आपके फैन है जिन्होंने एक क्वेश्चन ट्विटर पे पूछा था, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम पूछ लेंगे, शिव आ रहे हैं।
आप ही के एक ट्वीट पे है, उन्होंने कहा कि आज पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, उसके लिए कील ले कर दी गई है। उन्होंने पूछा है कि इसका महत्व क्या होगा, और इसके बारे में वो थोड़ी सी और जानकारी चाह रहे थे आपसे। ये एक शैलो वाटर क्राफ्ट का एक प्रोग्राम है निखिल, जो गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, और कोचिन शिपयार्ड जो विक्रांत का जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक स्प्लिट ऑर्डर है। 16 शैलो वाटर क्राफ्ट्स बनेंगे, और ये पहला कील जो ले हुआ है कोलकाता में है आज। ये हमारे जो इंडियन नेवी में जो आई थिंक तीन चार अभय क्लास, रशियन बिल्ड अभय क्लास के कॉर्वेट्स हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। और ये एक एट द लोअर, अगर आप जैसे आपने हायरार्की के बारे में बताया था, ये एक लोअर लेवल क्लोजर टू द शोर एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी है, जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी, और ये कुछ कॉर्वेट्स को रिप्लेस करेगा। काफी स्पेशलाइज्ड होंगे, स्मॉल साइज हैं, क्वाइट लाइट, इजी टू मेंटेन कोस्टल टाइप शिप्स हैं, जो एंटी सबमरीन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टाइप के शिप्स होंगे। एक्चुअली नॉट इवन शिप्स, दे आर ऑलमोस्ट लाइक बोट्स। और ये आई थिंक कुछ साल में इंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जैसे आप हायरार्की के बारे में बात कर रहे थे, इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी द P-28 क्लास कॉर्वेट्स ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी इंडक्टेड हैं। द कमोटा क्लास कॉर्वेट्स जो काफी बड़े हैं और मोर एडवांस। सो दिस इज वन लेवल लोअर देन दैट, आल्सो फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। चलिए, इसी दिलचस्प जानकारी के साथ रखवाले की इस किस्त को अब कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का, जो सारे रखवाले में एक शिकायत जरूर सुनते हैं कि भाई पैसा बचाओ, सबमरीन खरीदो। ठीक है, बाय। थैंक यू निखिल।